नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ न सिर्फ मुल्क की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक परंपरा का एक अटूट हिस्सा है, बल्कि राष्ट्र के उत्थान के लिए संतों, पीरों और फकीरों द्वारा दिए गए एकता और सद्भावना के पैगाम का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। और आज इसी पवित्र स्थल से चुनाव से ठीक 100 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी हुई है, या फिर यूं कहें कि अजमेर शरीफ पर पीएम मोदी द्वारा भेजी गई चादर का चमत्कार दिखा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। अजमेर शरीफ से हुई बड़ी भविष्यवाणी, पीएम मोदी का दिल हुआ गार्डन गार्डन, दरगाह दीवान ने कबूल किया सीएए, चुनाव से ठीक पहले होगा कुछ बड़ा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब जोगी लोकसभा चुनाव में 100 दिन का वक्त बाकी है, ऐसे में एक बार फिर सीएए की चर्चा शुरू हो गई। बीते साल 2023 में पीएम मोदी ने खुद सामने आकर न सिर्फ सीएए की वकालत की थी, बल्कि इसे देश की सबसे बड़ी जरूरत भी बताई थी। जो काम लंदन में हमेशा पाकिस्तान करता रहता है, पाकिस्तान के पैसों से कुछ बिकाऊ लोग करते रहते हैं, पाकिस्तान से आकर के जो लंदन में बसे हैं वो लोग करते हैं। पहली बार जो काम पाकिस्तान हमेशा करता था, ये कांग्रेस वालों ने किया। बताओ, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या दुनिया के देशों में भारत की ही एम्बेसी के सामने कभी कोई भारत का व्यक्ति प्रदर्शन करता है क्या? अगर गीला शिकवा है तो जाता है अंदर कमरे में बैठता है, चाय पीता है, बात बताता है, और एम्बेसी उस जो कागज होते हैं वो भारत सरकार को पहुंचा देती है। दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम हो रहा है, और तब जाकर के लगता है कि भारत की संसद ने नागरिकता के कानून में जो सुधार किया है वो 1000% सच्चा निर्णय है, वो आपके कारनामों से अब सिद्ध होने लगा है। देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को दर्द की बेड़ियों से मुक्ति दिलाई थी, और अब सीएए लागू करने के फुल मूड में है। इस बीच जो कट्टरपंथी और देश विरोधी ताकतें सीएए की आड़ में देश के मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रही हैं, उसे देखते हुए अजमेर शरीफ से दरगाह दीवान का बड़ा बयान सामने आया है। दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबदीन अली खान ने न सिर्फ खुलकर सीएए का समर्थन किया, बल्कि इसे नागरिकता देने वाला कानून भी बताया है। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी तो। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। यदि किसी की भारतीयता की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज हम तमाम लोग दीवान साहब की क़यादत में बुलंद करेंगे। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में साफ करनी चाहिए कि ये उन लोगों के लिए है। इसमें हमारे देश के गृह मंत्री ने आधिकारिक बयान दे दिया है। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। ये भारतीय में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, पीड़ित प्रताड़ित लोग, उनको नागरिकता देने के लिए। और यदि किसी की भारतीयता की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज हम तमाम लोग दीवान साहब की क़यादत में बुलंद करेंगे। लेकिन जब हमारी सरकार आधिकारिक तौर पे पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रही है, तो हमें सही बात और मुल्क की तरक्की में सरकार का योगदान देना चाहिए। अपना कंधे से कंधा रख के इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए।
दीवान साहब नहीं, ये आपने आप दूसरा क्वेश्चन एक हो गया आप वन बाय वन। हाँ, मैं एक ही आपने कहा है कि देश के हालात अभी खराब है, इसलिए ये काउंसिल है जो तमाम तरह की मीटिंग रखी जा रही है। किस तरह की नहीं, दीवान साहब ने कहा हालत खराब है, दीवान साहब ने कहा है ना कि देश के भी हालात जो है सही नहीं है। आपने कम सुना? नहीं, दीवान साहब ने कहा, मैं आपको स्पीच दे दूं। दीवान साहब ने कहा है मुल्क में जो हर तरफ से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, अलग अलग धर्म के, कोई क्लेम कर रहा है, कोई क्लेम कर रहा है। देखिए, अदालतों के फैसले आते हैं ना, तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, लेकिन हारने वाला पक्ष उस अदालत के फैसले से असहमत भी रहता है, उसके दिल में कटुता भी रहती है, खलास भी रहती है। हमारा मानना यह है कि अदालत के बाहर यदि कोई निर्णय होता है तो एक दूसरे का सम्मान भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा, और इस मुल्क को मजबूती मिलेगी। तो इसलिए तमाम धार्मिक संस्थाओं से, हिंदू मुस्लिम संस्थाओं से अपील करते हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे, आप आए, बैठें, इन तमाम मसलों का सम्मान करें, हल निकालें। ये दीवान साहब खाली इतना क्लियर कर दो, अब ज्ञानवापी मसले पर जो भी फैसला हुआ वो कोर्ट में हुआ, अब आप इसमें किस तरीके से नेगोशिएट करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, जो कोर्ट में मैटर है उस मामले में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। कोर्ट में जो बात कर रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं मैटर। हम चाहते हैं कि कोर्ट के बाहर अगर पॉसिबल हो तो उसके जो उसका ग्राउंड बनेगा, उसके बगैर पूरी डिस्कशन होगा तमाम संस्थाओं से, फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम बैठे कि हम किस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं दोनों पक्ष, और एक सम्मानजनक करने के, क्योंकि दुनिया में नहीं जाना चाहिए। आज हिंदुस्तान की हुकूमत देखिए, मुस्लिम कंट्री में हमारे कितने अच्छे रिलेशन है, तो करेंगे कैसे? क्या आप वहाँ जाएंगे उनको मनाने? हम तमाम संस्थाओं से बात करेंगे, ग्राउंड में आप करेंगे, दीवान साहब ने मुझे हुक्म दिया, हम सबसे बात करेंगे, पहले मुस्लिम संस्थाओं से बात करेंगे, फिर हम हिंदू संगठन से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि उसमें हम लोग उनकी मध्यस्थता करके इस मसले का हल निकालें, काम तो सबसे मजबूत है सम्मानजनक। मुस्लिम संगठनों से, मुस्लिम तंजीमों से, इदारों से, जो खानकाहों से हट करके किन किन से बात हुई? देखिए, हम तमाम संस्थाओं के टच में ऑलरेडी रहते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन अब ये मौकूफ दीवान साहब किबला ने, जो हमारे चीफ पेट्रोन है इस काउंसिल के, उन्होंने रखा है। हम तमाम जो जितनी जिम्मेदार संस्थाएं हैं देश में मुसलमानों की, उन सबसे बात करेंगे, और तमाम उलमाए दिन से निराई जाएगी कि इस मैटर पे किस हद तक हम किस तरीके से बात कर सकते हैं। उसके बाद आप जो हिंदू संगठन उनसे भी हम लोग टच में रहते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। तो हम एक पहले ग्राउंड तैयार करेंगे, उसके बाद में इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत तो हर संस्था ये करती है कि आपको समाज की बुराई कौन बोले, हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस मुल्क से इस धार्मिक विवाद को हमेशा के समाप्त किया जाए। तो आज की तारीख में लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है, आज की तारीख में अपने मुल्क को मजबूत करें। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हमारा विकसित भारत की तरफ हमारा अभियान है, तो हम सबको इन सब चीजों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। दरगाह दीवान का यह कहना है कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है। ये कहना कि मथुरा जैसे विवाद का हल अदालत के बाहर होना चाहिए। ये कहना कि वसुदैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, और ये कहना कि भारत का मुसलमान सुलह पर यकीन रखता। ये दर्शाता है कि भारत के मुसलमान को पीएम मोदी पर भरोसा है। चुनाव से ठीक पहले सीएए के समर्थन में दरगाह दीवान की बातों ने मोदी विरोधियों को अचंभित कर दिया है। विपक्षी ताकतों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उन्हें खुद के कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। अब आप इसे पीएम मोदी पर दैवीय कृपा कहें या फिर चादर का करिश्मा। जी हां, हर साल पीएम मोदी दरगाह के लिए चादर भेंट करते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह पर पीएम मोदी द्वारा भेजी गई चादर चढ़ाने का सिलसिला अब का नहीं है, बल्कि सालों पुराना है। हर साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्स के मौके पर चादर भेंट करते हैं। चादर के साथ मानवता का संदेश भी भेजते हैं। हर साल ट्वीट कर ये संदेश भी देते हैं। दुनिया को प्रेम, सौहार्द और बंधुत्व का संदेश देने वाले महान सूफी संत और वार्षिक उर्स पर अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर भेजते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी की किस्मत ऐसी है कि हाथ लगते ही मिट्टी भी सोना बन जाती है। विरोधी भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं और हारी हुई बाजी भी मौके पर वो जीत लेते हैं। बहरहाल, क्या आपको भी लगता है चुनाव से ठीक पहले सीएए को कानून की शक्ल दे दी जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।